नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी दांतों के बारे में और क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर अपन निबंध पढ़ रहे थे प्रताप नारायण मिश्र जी का। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध अपन पढ़ रहे थे और मिश्र जी का कौन सा निबंध अपन पढ़ रहे थे? दांत। दांतों की विशेषता यहाँ पर बतलाई जा रही थी। और यहाँ पर लेखक यूं भी कहते हैं कि अनेक कवियों द्वारा साहित्य में भी इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सभी के सभी रस इसके बिना अधूरे हैं, चाहे वो स्वाद के रस हो यानी पाक शास्त्र के रस हो, चाहे वो साहित्य के रस हो। यदि मान लीजिए कि कोई कवि एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है और उस नायिका के चेहरे पर या उस नायिका के मुंह में दांत नहीं हो, तो वो सौंदर्य का अंग बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मिश्र जी यूं कहते हैं कि सभी रस अधूरे हैं, किनके बिना? दांतों के बिना। चाहे वो स्वाद से संबंधित हो, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो। साहित्य में भी जितने के जितने रसों की उत्पत्ति की जाती है उनमें दांतों का बहुत अधिक महत्व रहता है। जैसे अपनों ने श्रृंगार का देखा, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति में दांतों का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि नायिका के गोरे कपोल के साथ यदि दांतों की दंतावली भी अंकित की जाए तो शायद सौंदर्य चौगुना हो जाए। उसी प्रकार से दूसरे रस की अपनों ने बात की, हास्य रस। जब भी कोई हंसता है तो हंसते हंसते जब तक दांत बाहर नहीं निकले तब तक हंसी का मजा ही नहीं आता। तो हंसी कब अच्छी लगती है? जब हंसी के साथ साथ दांत भी दिखे। तो इसलिए हास्य रस भी दांतों के बिना अधूरा, श्रृंगार रस भी दांतों के बिना अधूरा। यदि अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा अपनों ने देखा था करुणा रस। अब किसी के हृदय में करुणा प्रकट करनी है, दीनता प्रकट करनी है, ए भाई दे, तो इस प्रकार से है वो दीनता और करुणा प्रकट करने के लिए, मैं बहुत दुखी हूं साहब, मेरे जितना दुखी तो कोई नहीं है, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। अब यहाँ पर दांत जब तक मैं बहुत दुखी हूं यानी ऐसे अगर बोलोगे तो सामने वाला विश्वास ही नहीं करेगा। दांतों के माध्यम से पूरा का पूरा हाव भाव सामने वाले के हृदय में उतरना चाहिए, तभी जाकर वो विश्वास कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर करुणा प्रकट करने के लिए भी, अब करुणा के क्षेत्र में भी दांत नहीं है तो करुणा भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से यदि अपन रौद्र की बात करें या क्रोध की बात करें तो रौद्र या क्रोध के संबंध में भी अपन देखें तो जब तक दांत नहीं पीसे तब तक क्रोध प्रकट नहीं होता। और कहते हैं ना, किसी को हरा भी देते हैं तो कि दांतों चने चबवा दिए। तो उसी प्रकार से दांतों के बिना क्रोध की तो बिल्कुल ही। अब एक सपोज कीजिए, एक बार एक पल के लिए सोचिए, जिसका मुंह पोपला है, दांत नहीं है, वो क्रोध कैसे प्रकट करेगा? वो क्रोध या तो कहीं हाथ मारेगा, अपने आप को चोट पहुंचाकर ही कर सकता है। अगर दांत है तब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्रोध प्रकट करने के लिए भी अक्सर लोग क्रोध में या बहुत अधिक चिंता में होते हैं तो अपने दांतों से होठों को चबाते हैं, साथ साथ दांत पीसते भी हैं। तो इसलिए क्रोध की अभिव्यक्ति भी दांतों के बिना अधूरी है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो भयानक, तो लेखक यूं कहता है कि भाई शेर और बाघ के दांतों की मात्र कल्पना कर लीजिए, आपके अंदर भय की उत्पत्ति हो जाएगी, भय रस की उत्पत्ति हो जाएगी। आप हॉरर मूवीज देखिए, मतलब डरावनी मूवी, सीरियल बहुत आते हैं, कोई है, इस प्रकार के सीरियल आते हैं। अब उनमें जो भूतनी होती है, भूतनी तो नहीं कहना चाहिए वैसे, तो जो भी होता है भूतनी होता है, वो भी ऐसे दांतों और नाखूनों के माध्यम से डराते हैं। तो इसलिए ये चीजें रात को याद मत कर लेना, आप दिन में याद कर लेना, क्योंकि रात को ये और अधिक भयानक हो सकती है। और क्या पता आप सो जाए और रात को आपको वो चुड़ैल नजर आए, तो इसलिए आपको वो दिन में ही देखना है। तो भयानक रस की उत्पत्ति भी बिना दांतों के तो नहीं हो सकती।
उसके बाद मान लो कि आपके सामने एक पोपले मुंह वाले चुड़ैल आ जाए, आप डरेंगे क्या? आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि वो चुड़ैल है। क्यों? क्योंकि चुड़ैल तो जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, बिखरे हुए बाल, वो ही लगती है। तो इस प्रकार से भयानक रस की उत्पत्ति भी बिना दांतों के नहीं हो सकती। यहां तक अपनों ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं वीर रस की। वीर रस में भी यदि किसी को हराया जाता है या किसी को जब पराजित किया जाता है तो कहते हैं कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। वीर रस प्रकट ही नहीं होता बिना दांतों के। तो इसलिए वीर रस एक प्रकार से क्रोध के रूप में ही होता है। जब अपन वीरता में होते हैं, युद्ध लड़ रहे होते हैं, तब भी दांतों का सहारा लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसे मार गिराऊंगा। तो इस प्रकार से वीर रस में भी दांतों की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें विभत्स रस की, तो विभत्स जो रस है उसमें लेखक यूं कहते हैं कि यदि आपको विभत्स रस की कल्पना करनी है तो आप जैन जो मुनि होते हैं उनके दांत देख लीजिए। मतलब उनके दांत अजीब से काले काले चिपचिपे होंगे, आपको अनायास ही उनसे घृणा सी होने लगेगी, अजीब सा होने लगेगा। और उत्पत्ति हो गई विभत्स रस की। तो इसलिए विभत्स रस की उत्पत्ति के लिए भी दांतों का योगदान है माना जाता है। उसके बाद यदि अपन और रसों की बात करें तो देखिए यहां पर अपनों ने अनेक रसों की बात की, चाहे वो श्रृंगार हो, हास्य हो, करुणा हो, रौद्र हो, चाहे भयानक हो, चाहे वीर रस हो, चाहे विभत्स रस हो, सभी में दांतों की उपस्थिति कहीं ना कहीं मानी जाती है और इनके माध्यम से अपन क्रोध को प्रकट करते हैं। अब शांत रस जो होता है उसमें क्रोध कहाँ आता है? क्रोध तो बिल्कुल नहीं आता। शांति की अपन बात करें तब दांत कहाँ आवश्यक है? तब भी कहते हैं कि शांत रस को प्रकट करने के लिए भी दांतों की कहीं ना कहीं आवश्यकता रहती है। कैसे रहती है? कहते हैं कि लेखक का उदाहरण है शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य ने एक बार प्रकट किया कि दांत खियाने खुर घिसे, दांत खियाने दांत भी चले गए, खुर भी घिस गए और बोझा भी नहीं ढोया जा रहा। बताइए ऐसे बैल को बांधकर कौन चारा डालेगा? शांत रस का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात कहना, जिसमें न तो हास्य हो, न श्रृंगार हो और न ही क्रोध हो, उसे अपन कहते हैं शांत रस। शांत रस का मतलब ये नहीं है कि चुप बैठ जाओ। साहित्य में शांत रस के लिए यूं कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी में अग्नि अनायास ही समा जाती है या आसानी से समा जाती है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई रचना बिल्कुल आसानी से प्रवेश की जाती है, अर्थात आसानी से याद हो जाती है, तो वहां पर शांत रस माना जाता है। जैसे उदाहरण रूप में यदि देखें तो जाकी भावना रही जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब सीधी सी बात है, आसानी से मस्तिष्क में समा गई कि जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर की मूर्ति को वो उसी रूप में देखता है। कोई अच्छा या आस्था से देखता है तो कोई उसका अनादर भी करता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसलिए वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। तो शांत रस की उत्पत्ति के लिए भी कौन सा रस उत्तरदायी माना जाता है, या कौन सी चीज उत्तरदायी मानी जाती है? दांत। कैसे? शांत रस को प्रकट करने के लिए ही शुक्राचार्य जी ने कहा था कि देखिए अगर दांत चले गए और खुर भी घिस गए और बोझा भी नहीं ढोया जा रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वृद्धावस्था आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि वृद्धावस्था आ गई है। अब वृद्धावस्था आ गई है तो
इसका मतलब कि आप किसी न किसी पर बोझ बन जाओगे, तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी अनादर नहीं करेगा। देखते ही सुनते ही बात समझ में आ गई ना। तो इसी प्रकार से यूं कहा गया है, इस उदाहरण के द्वारा कहा गया है कि दांत खियाने खुर घिसे, दांत भी चले गए, खुर भी घिस गए, बोझा भी नहीं ढोया जा रहा, तो ऐसे बैल को बांधकर भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बैठाकर चारा खिलाएगा? कोई भी चारा नहीं खिलाएगा, उसे घर से बाहर निकाल देगा। उसी प्रकार से वृद्ध लोग जब हो जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब वो काम नहीं कर सकते, उनके दांत चले जाते हैं, दांत जाने का मतलब शांत रस में वृद्धावस्था होती है। अब ये अलग बात है कि आजकल दांत छोटी उम्र में ही चले जाते हैं, परंतु दांत गिरने का मतलब होता है वृद्धावस्था। जब मनुष्य ने काम करना बंद कर दिया, उस समय उसके दांत चले जाते हैं। तब वृद्धावस्था के समय व्यक्ति किसी पर बोझ बन जाता है, और जब वो बोझ बन जाता है तब फिर उसका कोई भी आदर नहीं करता। तो यहाँ पर विभिन्न रसों द्वारा अपनों ने दांतों के महत्व को समझा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन बात करते हैं। देखिए, लेखक यूं कहता है कि भाई दांतों का हर जगह महत्व है। दांत है वो अपनेपन के लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं, अपनेपन के लिए, यानी दांतों से अपनापन प्रकट होता है। ये दांत अपने साथ है तब हमारे, और जैसे ही ये हमसे अलग हो गए, जैसे ये मुंह से अलग हो गए, तब इनका कोई भी मोल नहीं है, इनका कोई भी सम्मान नहीं होता। ये हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां, जब मुंह में है, ये छोटी छोटी हड्डियां जब तक मुंह में है, तब इन पर पूरा का पूरा स्वाद टिका हुआ है, साहित्य तक इन पर टिका हुआ है। परंतु जैसे ये मुंह से अलग हुए, अब कहते हैं, लेखक कहते हैं कि भाई आपके दांत हाथी के दांत तो है नहीं जो आपके मरने के बाद भी काम में आएंगे, या आपके मुंह से बाहर निकल गए तब भी उनको काम में लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो आपके दांत हाथी के दांत के समान तो है नहीं, तो इनका मोल तभी है जब वो आपके साथ बने हुए हैं। आपसे अलग हुए, यानी मुंह से जैसे ही दांत निकल गए उनको बाहर फेंक दिया जाता है, तब इनका कोई भी मोल नहीं होता। कहते हैं कि दांत उसी प्रकार से मूल्यहीन हो जाता है जिस प्रकार से देश से अलग हुआ व्यक्ति। और यहाँ पर लेखक देशभक्ति की, मातृभक्ति की भावना को व्यक्त करता है, और लेखक यूं कहता है कि हमारे पास जो दांत है वो हमारे साथ बने हुए हैं तभी उनका महत्व है। उसी प्रकार से जब हम अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, अपने देश के प्रति समर्पित होने का जज्बा रखते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति कुछ करने की सोचते हैं, तब तक हम अच्छे माने जाएंगे। हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा थोड़ा बहुत योगदान माना जाएगा। परंतु जैसे ही अपन देश से अलग हुए, वहां पर अपना कोई भी मोल नहीं होगा, अर्थात हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश से जैसे ही अलग हुए, मातृभूमि, कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो परिवार छोड़कर उससे अलग हो जाता है, परिवार का विरोधी हो जाता है, तो उसे सब दुत्कारते हैं कि तू क्या है, संकट के समय अपने घर वालों को छोड़ गया। तो उसी प्रकार से देश से अलग हो जाता है तो उस व्यक्ति की भी कोई इज्जत नहीं करता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यदि कोई काम करने के लिए या ऐसे ही कहीं घूमने के लिए विदेश गया है तो वो व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। ये मत समझ लेना कि भाई कोई किसी काम से विदेश गया है, उसकी मातृभक्ति समाप्त होगी, उसकी देशभक्ति समाप्त होगी, अब वो देश से अलग हो चुका, वो मूल्यहीन हो चुका। नहीं, वो तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप है वो अपने दांतों से कुछ और स्वाद चखना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। आप कमाने के लिए जाइए, काम करने के लिए जाइए अपनी मातृभूमि। मान लीजिए कि आपने अपने दांतों को साफ करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए आप,
दांतों को सुंदर दिखने के लिए, आपके दांत सुंदर दिखे इसके लिए आप डॉक्टर से सफाई करवा रहे हैं, आप अपने दांतों को चमकवा रहे हैं, तो कोई भी बुराई नहीं है। उसी प्रकार से यदि कोई विदेश में जाकर कोई काम कर रहा है तो बुराई नहीं है। बुराई कब है? जब देश के प्रति ममत्व खत्म हो जाए, भावना खत्म हो जाए और आप देश का, अपनी मातृभूमि का विरोध करने लगे, तब समस्या है। तब आप गिरे हुए दांतों से उन गिरे हुए लोगों की तुलना कर सकते हो जो मातृभूमि से अलग हो गए और अपने ही देश, अपनी ही मातृभूमि का विरोध करते हो। तो उम्मीद करती हूं यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आई है तो अपन और अधिक, इसके बारे में लेखक ने बहुत लिखा है, पूरा का पूरा पेज लिख डाला है, तो और अधिक पढ़ेंगे परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।